अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। ग्रेड 6 जनरल साइंस यूनिट 8 एनर्जी के हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हो गए हमारे। रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ऑफन सेड दैट बायोमास इज़ अ रिन्यूएबल फ्यूल बट नॉट अ क्लीन वन। कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बायोमास जो है वो एक रिन्यूएबल फ्यूल तो है, लेकिन ये क्लीन सोर्स नहीं है एनर्जी का। एक्सप्लेन व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स। आपने बताना है कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, बायोमास क्या है? ये वेस्ट मटेरियल होता है एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बायोमास कहते हैं। तो इसको यूज़ करके भी इसको जला के एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। हीट जो रिलीज़ होती है उस हीट एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये रिन्यूएबल फ्यूल तो है, लेकिन ये साफ़ सोर्स नहीं एनर्जी का। किस तरह से? ऑल द बायोमास इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इट स्टिल प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिन्यूएबल सोर्स तो है एनर्जी का, लेकिन इसको जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो इस दौरान बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, जिसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं when it is burned. So it can increase the level of carbon dioxide just like the fossil fuels if not used in control way. तो अगर हम इसको कंट्रोल्ड वे में नहीं इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा? जब इसको हम बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में ऐड होती जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो है एटमॉस्फेयर में इसका होना, लेकिन अगर ये एक लिमिट जो होती है इसकी, अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाए तो फिर ये हमारे लिए यूज़फुल के बजाय हार्मफुल हो जाती है। कैसे हार्मफुल होती है कार्बन डाइऑक्साइड? इसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसका काम होता है हीट को ट्रैप करना। हीट को जब इसके मॉलिक्यूल्स ट्रैप करते हैं, ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, तो उससे क्या होगा? ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को कैप्चर करेंगे, ट्रैप करेंगे। वो हीट जो है वो ज़मीन के ऊपर ही रहेगी, ज़मीन पे ही रहेगी, ज़मीन के एटमॉस्फेयर में ही रहेगी। तो उससे क्या होगा? हीट ज़्यादा से ज़्यादा जब होगी तो टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज़ करेगा। जब इंक्रीज़ करेगा तो उससे होती है ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का टेम्परेचर जो इंक्रीज़ होता है इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जैसे कि एक आपको बता दूं कि इससे क्या होते हैं, ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ये जब बर्फ़ मेल्ट होती है तो इसका जो पानी होता है वो आसपास के इलाकों में भी जा सकता है, या सी में समंदर में ऐड हो जाए तो समंदर का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे भी फ्लड्स के चांसेस, सैलाब का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए अब आपको मैंने डिटेल एक्सप्लेन कर दी, लेकिन इतनी डिटेल लिखने की बजाय आप सिर्फ ये ऐड कर सकते हैं इसमें कि ये क्लीन सोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर योर स्कूल। स्कूल के लिए कौन सी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा सूटेबल होगी? तो सोलर एनर्जी, जो कि आजकल बहुत से लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं सोलर पैनल्स को यूज़ करके। सोलर पैनल्स का काम क्या होता है? सन से जो एनर्जी आ रही होती है, लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी, इस एनर्जी को ट्रैप करती है ये सोलर सेल्स, और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो सोलर पैनल्स आर अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, दे डू नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैस या कोई भी और पोल्यूटेंट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो इसलिए ये सूटेबल सोर्स है फॉर इन स्कूल्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सन इज़ अवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन हमारी एनर्जी के मेन सोर्स है। कैन यू नेम 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच डू नॉट कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। मेन जो सोर्स है एनर्जी की वो सन है। आपने कोई ऐसे सोर्सेज बताने हैं 3 जो कि डायरेक्टली सन से एनर्जी नहीं ले रहे। नंबर 1 है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी में डायरेक्ट सन से एनर्जी नहीं आ रही होती आपके पास। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल, ज़मीन से जो हीट आ रही होती है, जियो मीन्स अर्थ और थर्मल मीन्स हीट, या इसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। नंबर 3 है एनर्जी फ्रॉम द बायोमास। तो ये तीनों जो सोर्सेस हैं इसमें डायरेक्टली सन से हमारे पास एनर्जी नहीं आ रही होती। क्वेश्चन नंबर 19, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अपार्ट फ्रॉम कॉजिंग कंजेशन व्हाट अदर प्रॉब्लम्स डू कार्स कॉज पर्टिकुलरली इन सिटीज़। कंजेशन के अलावा जो कार्स हैं सिटीज़ में स्पेसिफिकली, उससे बाकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? अब कार्स से क्या होता है, कार्स में फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है, और फ्यूल्स जब बर्न करता है तो उससे हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं।
अब गाड़ियों के जब बहुत ज़्यादा धुआं आता है तो उससे आपको थोड़ा सा सफोकेशन होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसको हम कहते हैं कंजेशन। इसके अलावा आपने बताने हैं कि कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एक तो हो गया ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है, और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हेल्थ पे डिफरेंट हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इसके। ब्रोंकाइटिस, ये भी रिस्पायरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है। इसके अलावा बैडली अफेक्ट्स है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो ये मेनली जो है आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ये आपके पास हो गया लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।